मित्रों, मैं शुभदा पांडे आज आपको फिर डॉक्टर स्मिथ साहब से मिलाना चाहती हूँ। ये हमारे यहाँ जनसंचार के प्रोफेसर हैं और आप सब इनके विचारों को एक बार सुन चुके हैं। नैतिक शिक्षा के विविध आयाम पुस्तक के संदर्भ में आज हम उसकी दूसरी एक श्रृंखला लेकर के यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि इस पुस्तक के सभी लेखकों को हमने उसमें समेटने में असमर्थ थे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपने सुवचनों से हमारे श्रोताओं और दर्शकों को अन्य लेखों के बारे में अपने विचार रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभदा पांडे मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर शुभदा पांडे मैम न केवल एक बेहतरीन शिक्षिका हैं, शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ आप साहित्यकार भी हैं। साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक कृतियाँ तो आपकी पहचान हैं ही, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से आपने उस महत्वपूर्ण और मौजू यानी कि प्रासंगिक विषय पर आज इस समाज में एक बहस छेड़ दी है, जो है नैतिक शिक्षा का। जो मौजू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रासंगिक है। आज की तकनीक के युग में हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, बहुत कुछ पा जाना चाह रहे हैं। विकास और विकसित होने की जो अंधाधुंध भागदौड़ है, उसमें एक चीज़ जो लुप्त होती जा रही है, वह नैतिकता। नैतिकता है क्या? मुझे लगता है कि नैतिकता जीवन का वो सार था जो हमें अपने दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसी इन सबसे मिला करता था विरासत में। तौर तरीके, तहजीब। क्योंकि शिक्षित हो जाना एक अलग बात है और नैतिक होना साथ में एक अलग बात है। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा होना। इस पुस्तक की मैं जितनी प्रशंसा कर सकूं कम है। बस इतना कहूँगा कि इस पुस्तक ने हमें उस बचपन में हमको ले गया कि हम कैसे एक एक तौर तरीके कि अगर पिताजी नहा रहे हैं तो नल पे बैठ के नल चलाओ, कोई आ गया तो नमस्कार करो, कोई आ गया तो कुर्सी छोड़कर उठ जाओ, सम्मान दो। ये क्या है? नैतिकता है। आज के गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में हम कुर्सी छीन लेना चाहते हैं, कुर्सी देने पर कहाँ आमादा है। आज यही जो कुर्सी छीनने की प्रवृत्ति है, हमें उसी नैतिकता की कमी को दर्शाता है कि कितने नैतिकता हमारी थी। और इंसान बड़ा कैसे बनता है? जब वो नैतिक बनता है, जब वो छोड़ने और त्याग पर आता है, तो हमारी भारतीय परंपरा का संवाहन कर रहा होता है। क्या हमारी परंपरा थी? आप कहीं भी उस विचारधारा से प्रेरित रहे। वरना मुझे कबीर याद आ रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अधिक दूर। बहुत से। तो कहने का आशय ये है कि आप कहेंगे आपके जीवन में वो परंपराएं रही होंगी, आप हमसे अधिक उम्र में बड़ी हैं, वो चीजें आपने देखी हैं, समझी हैं। मैं तो छोटा हूँ, लेकिन जो भी मैंने देखा समझा है उसको अपनी भाषा में, अपनी बातों में, अपनी भावनाओं में पिरो रहा हूँ। आज चूंकि दूसरा पार्ट आप लेकर आई हैं, हमें ये मौका दिया है, तो हम सभी लेखकों पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब पहले हमने शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि बहुत सारे लेखकों ने इस पर अपना योगदान दिया है। देश भर के विभिन्न विद्वानों और विदुषियों ने इस पर अपना योगदान दिया है, जिसमें हम कुछ 4 या 5 लेखकों पर आज चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो चर्चा करने वाला हूँ मैं, वो है नीति का फलसफा साहित्यिक। यानी कि साहित्य जगत में नीति के फलसफे क्या क्या होने चाहिए, इस पर प्रकाश डाला है इंदिरा जी ने। इन्होंने दिखाया कैसे हम आजकल साहित्य रच रहे हैं तो उसमें कैसी फुहरता आ जा रही है जी। कैसे हम नैतिकता को ताक पर रख दे रहे हैं, साहित्यिक चोरी का भी मामला आ रहा है। बहुत सही बात। इस तरह की चीजें जो है, कहीं कहीं साहित्य में नैतिकता होनी, हर जगह नैतिकता होनी आवश्यक है। दूसरे जो अध्याय है इसमें जोड़ा गया है, विनोद सिंह जी ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने क्या महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने लोकोक्तियों, बिहार का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है जी, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि लोकोक्तियों और मुहावरों को नैतिकता से जोड़ा है उन्होंने। यानी कि देखिए ना, कैसे जो हमारे पुराने जमाने के मुहावरे और लोकोक्तियां थी जो हमें आगाह करती थी कि देखो बेटा ये नहीं, ये करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, सत्य के प्रति कैसे बच्चों के अंदर सत्यता, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए कैसे कहावत हमारे यहाँ प्रसिद्ध थी, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै विधवत हरिश्चंद्र को टरे सत्य विचार। इस तरह की कहावतें हमें नैतिकता देती हैं। एक और मानस की एक अर्धाली है जो कि मुहावरे और कहावतों की तरह घर घर में व्याप्त है कि समय है कि राम कह कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये बातें जो थी, ये किसी बहुत बड़े वैचारिक धरातल से नहीं सिखाई जाती थी, घरगुती बातों में। हाँ, यही चीज है। रसोई से लेकर के द्वार तक ये बातें इस तरह से गुथी हुई थी हमारे जीवन शैली में कि हम उसको सहज रूप में
अपना लेते थे। लिखा। yes। ठीक इस तरह से अध्याय एक मैंने इसमें पढ़ा, वो थे गिरीश पंकज जी, उन्होंने लिखा था कि गुरु घासीदास की नैतिक शिक्षा, वो गुरु घासीदास जी से प्रभावित थे। उन्होंने उसका एक जिक्र किया है जैसे कि क्या शिक्षा थी गुरु घासीदास जी की नैतिकता के संदर्भ में। जी। एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा, उन्होंने लिखा है कि स्वागत कि गुरु घासीदास ने सबसे बड़ा संदेश तो यही दिया कि मंदिर में जाकर क्या करोगे, अपने भीतर के ही देवता को मनाओ। क्या तो किस भाषा में उन्होंने लिखा था, वो भाषा उसी भाषा में पढ़ते हैं कि मंदिरवा में का करेला जाइबो, हाँ, मंदिरवा में का करेला जाइबो, अपन घटी के देव ना मनाबो। ये इस तरह- छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो किस तरह से लोक भाषा में जो नैतिकता गुथी थी वो उसको उजागर करती है, ये लेख करता है। और अगर हम आगे बढ़ें तो डॉक्टर अर्जुन तिवारी जो कि काशी के रहने वाले हैं और चूंकि काशी से मेरा भी जुड़ा है, मैं इनसे मिला भी हूँ, बेहतरीन उन्होंने कार्य किया है। इन्होंने राजेंद्र बाबू जी की जीवनी, उनकी नीतिगत शैली पर उन्होंने इस अध्याय लिखा है और कैसे कितना नैतिक वो रहे अपने पूरे राष्ट्रपति जीवन काल में भी, कितनी सजगता कितनी सहजता थी, वो उस जड़ों को नहीं भूले राजेंद्र बाबू, भले राष्ट्रपति बन गए। इस तरह की चीजें उन्होंने अध्याय में लिखी है। और अगला जो अध्याय है वो डॉक्टर ज्योतिष कुमार दुबे देव जी ने लिखा है। ये आसाम के प्रतिनिधि थे और ये फेसबुक पर उन्होंने लिखा है, फेसबुक एक अवलोकन। जाहिर सी बात है कि फेसबुक इस पर चूंकि आप मास मीडिया के सदस्य हैं, प्रोफेसर हैं, तो इस पर मैं आपका विशेष ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि फेसबुक आज के परिप्रेक्ष्य में, तो जाहिर सी बात नैतिकता कैसे यहाँ पर परिलक्षित होती है फेसबुक के माध्यम से। आज फेसबुक ने बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी। और जब हम पहले ज़माने में अखबार, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा करता था तो सब लोग नहीं छप पाते थे, सबके लेख नहीं समाहित किए जाते थे, सभी को मंच नहीं मिलता था टेलीविजन पर। लेकिन फेसबुक ने सभी को संपादक बना दिया, फेसबुक ने सभी को मौका दिया, सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, कोई कुछ भी लिख सकता है। जब हमें स्वतंत्रता मिलती है तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता नहीं है। अब हम उसमें किस भाषा का इस्तेमाल करें या भूल जाते हैं। और ये भाषा और नैतिकता की जो सीढ़ी परिवार शुरू होती है, कहीं ना कहीं यह बुक उस ओर इंगित कर रही है कि हम भले ही हमारे हाथ में हथियार है लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसलिए नैतिकता आजकल फेसबुक पर इसलिए आवश्यक है कि फेसबुक पर कितनी फुहरता है, कितनी अश्लीलता फैल गई है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी पोस्ट किए जा रहे हैं, कुछ भी फोटो दिखाए जा रहे हैं, लोग अपना परिचय ब्लॉक करके और मित्रता का भेंट देते हैं कि हमारे मित्र बनिए। हाँ। अब ये बताइए, मित्रता तो हृदय के द्वार खोलने का स्थल है। तो इस तरह से क्या है कि उन्होंने उस ओर इशारा किया है डॉक्टर ज्योतिष कुमार देव जी ने कि कैसे फेसबुक आज का जो फेसबुक है आज के युग में, किस तरह से इसमें नैतिकता की आवश्यकता होगा कि आज का जो यूथ है वो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। हमें कैसे ये नैतिक दिखाना होगा कि हम जो संबंध बना रहे हैं, मित्रता का संबंध बना रहे हैं या कोई संबंध बना रहे हैं, उसमें वो नैतिकता होनी चाहिए कि हमारा जो संबंध है वो बहुत ही नैतिक हो, पारदर्शी हो और हम उसमें फुहरता और अश्लीलता को ना लाएं। कुल मिलाकर के जब मैं इस पुस्तक का मूल्यांकन में कर पाता हूँ तो समझ पाता हूँ कि जो कुछ पीढ़ी थी, मैं 80-90s तक के दशक के लोगों को मैं जानता हूँ कि मैं 90s दशक का बच्चा हूँ। जब मैं बचपन में रहा करता था तो कितना अच्छा जीवन था। मैं बचपन में बच्चा ही था, मैं युवा नहीं हो गया था। जैसा एक बार हम चर्चा कर रहे थे मैम से कि आजकल ऐसा लगता है कि बचपन होता ही नहीं, सीधे युवा हो जा रहे हैं। नैतिकता खत्म है। आज हर छोटे छोटे बच्चों के अंदर बड़प्पन हो गया है, वो एडल्ट हो चुके हैं। जिस तरह की चीजें हमें डराती हैं आने वाले भविष्य के प्रति कि हम बच्चों को कैसे उनका बचपन बचा पाएं। ये आज की सबसे बड़ा सवाल है जिस पर ये पुस्तक समीचीन है, प्रासंगिक है। मुझे लगता है पुस्तक कहीं ना कहीं हमें अंदर के दर्द में झांकने का एक मौका देगी कि हम झांक कर इसको सही कर पाएं, आने वाली पीढ़ियों को ये दर्द दिखा पाएं कि हाँ, हमें अपने नैतिकता की जड़ों को यानी परंपरा की जड़ों को पकड़े रहना होगा, तभी हम उस पल्लवित फूल फलेंगे, वृक्ष बनेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का कभी कभी लेते रहे।